नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं तो टाइम नोट कर लें। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो क्लास है वो शाम 6 बजे आती है, ठीक है। और हम सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को कराएंगे। आपके पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी आपके सिलेबस में समझाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो सजीव वस्तुओं वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के नाम से विज्ञान की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम आपको वनस्पति जगत और पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार, ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। और वनस्पति जगत में पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य हैं, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग है, पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार यानी अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। तो एक एक करके समझते हैं। हमें केवल प्रत्येक टॉपिक को समझाना होता है। यदि आप प्रत्येक टॉपिक को समझ जाएंगे तो आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। बुक में लेंथी होता है और आपको जब 18 प्रश्न करने होंगे 1 घंटे में, तो आपको सटीक आंसर देना होगा। तो हम नोट्स उसी प्रकार से बना के अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं और उसी से आपको समझाएंगे। देखते हैं दोस्तों, पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य एक एक करके समझते हैं। पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल अलग अलग हैं। ये क्या है? अलग अलग अंग हैं। ये पेड़ के या पेड़ पौधों के अंग हैं। जड़ है, तना है, पत्ती हैं, पुष्प हैं, फल हैं, ये सभी क्या हैं? अलग अलग अंग हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप, जीव विज्ञान की भाषा में पौधे को पादप कहते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में यदि पादप लिखा है तो इसका मतलब ये है पौधा है। तो पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के बाहर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। जो जमीन के अंदर है वो जड़ तंत्र है और जमीन के ऊपर है वो क्या है? प्ररोह तंत्र। तो ऊपर आपके तना है, पत्तियां हैं, पुष्प हैं, फल हैं, ये सभी आएंगे, ठीक है। जड़ तंत्र का निर्माण मूलांकुर, जो जड़ तंत्र का निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से, मूलांकुर से होता है। प्ररोह तंत्र का निर्माण प्रांकुर से होता है। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे आपने मटर का कोई बीज देखा है तो यहाँ से इस प्रकार अंकुर निकलता है, ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? मूलांकुर। ये मूलांकुर होगा, मूलांकुर, ठीक है। और मटर का है, ये बीच में से फटेगा, ठीक है, बीच में से फटेगा और फिर ये सीधा होके ऐसा ऊपर को उठ जाता है, तो ये प्रांकुर होता है। ये क्या होता है? प्रांकुर, ठीक है। और ये मूलांकुर, यहाँ पर यही समझाया गया है। तो जड़ तंत्र का निर्माण मूलांकुर से होता है और प्ररोह तंत्र का निर्माण प्रांकुर से होता है। नोट में आप समझ लें कि जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है और तना का निर्माण प्रांकुर से होता है। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि तना का निर्माण किससे होता है? तो तना का निर्माण भी प्रांकुर से ही होगा, क्योंकि जो जमीन के अंदर है वो जड़ तंत्र, ऊपर वाले को प्ररोह तंत्र कहते हैं। और प्ररोह तंत्र में ही आपके तना, पत्ती, पुष्प, फल यानी पेड़ के, जो पेड़ आपने देखा है जमीन के अंदर होता है और
जो जमीन के अंदर होता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं और ऊपर वाले भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। ऊपर आपने देखा क्या क्या होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा। अब देखते हैं जड़। जड़ को रूट कहते हैं, इंग्लिश में रूट कहते हैं, और जड़ को मूल भी कहते हैं। ठीक है। निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से। कार्य क्या है? पेड़ को स्थिर रखना, या फिर हम कह सकते हैं यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तो ये थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में हमने पॉइंट लिखे हैं, इससे आपको सही से समझ में आए। और मूल रोम और मूल कोप, जो मूल रोम होते हैं, जैसे अब तो जड़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो इस पे छोटे छोटे से ये रोम निकले होते हैं बाल से, जड़ में हल्के हल्के से ऐसे करके। जब आप गाजर या मूली खेत में से उखाड़ते हैं या मार्केट में भी आप लेने जाएंगे तो हल्के हल्के से जो मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है। या फिर और भी पौधे होते हैं जो आप देखेंगे वो सभी, उसमें क्या है, जड़ में छोटी छोटी सी जड़ें और निकली होती हैं, तो वो मूल रोम होती हैं। ये क्या करती हैं? ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। और मूल कोप या जिसे रूट कैप कहते हैं, ये मिट्टी खोदने का कार्य करती हैं। ये सफ़ेद होती हैं, यानी जो आपने आम या किसी का पेड़ छोटा सा देखा होगा उखाड़ कर, तो आगे यहाँ वाइट वाइट सा होता है, तो ये क्या है? ये कैप होता है, मूल कैप। तो ये क्या करता है? मिट्टी खोदने का कार्य करता है। ये जड़ के नीचे होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब इतने पॉइंट समझ लिए, अब जड़ के बारे में कुछ समझते हैं डिटेल में। जड़ पौधों का भूमिगत भाग है। जड़ के बारे में लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, जड़ क्या है? पौधे का भूमिगत भाग है। इसका प्रमुख कार्य पौधे को स्थिर रखना है तथा मूल रोम की सहायता से, किसकी सहायता से? मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषण करना है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकुर के रूप में निकलता है, जड़ कहलाता है। तो जड़ के बारे में आप लिख सकते हैं, पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं जड़ की विशेषता समझते हैं। जड़ पेड़ को स्थिर रखती है। जड़ भूमि से खनिज एवं जल यानी खनिज लवण और जल को अवशोषित करती है। जल का जो जड़ है, यहाँ पर जड़ लिख लेंगे। जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। जड़ का रंग भूरा या मटमैला होता है। जड़ भूमि के अंदर जाने वाला भाग है। जड़ में पुष्पकलिकाएं नहीं पाई जाती, ये आप लिख सकते हैं। जड़ में पर्वसंधि, पत्ती, फूल, फल नहीं पाए जाते हैं। जमीन के अंदर ये सभी नहीं पाए जाते हैं। जो जमीन के अंदर जो भाग होता है वही तो जड़ होता है पेड़ का। तो जड़ के कार्य यदि पूछे जाएं, ये थी विशेषताएं। कार्य में भी विशेषताएं वाले आप पॉइंट लिख सकते हैं। जड़ पेड़ को स्थिर रखती है या पौधे को स्थिर रखती है। जड़ भूमि से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। तो इस प्रकार आपने जड़ के बारे में कंप्लीट समझा। जड़ों के प्रकार देखते हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूसला जड़ें, एक होती हैं अवस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो मूसला जड़ें कौन सी होती हैं? मूसला जड़ें समझते हैं। वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है। ठीक है, वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, जिसमें अनेक पतली जड़ें निकली होती हैं। यह जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और पौधे को स्थिर रखती है। उन्हें मूसला जड़ें कहते हैं। जैसे आम, नीम, सरसों, सेम, ये सभी आपने आम की जड़ देखी होगी, जो आम का पेड़ होता है या नीम का पेड़ होता है, इस प्रकार से मूसला जड़ होती है एक। ठीक है, तो ये क्या है? पानी की खोज में अधिक गहराई तक जाती है और इसी में निकली होती हैं छोटी छोटी जड़ें। लेकिन एक तो मूल जड़ होती है, तो ये मूसला जड़ है, ये वाली। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ें होती हैं, तो आपने गेहूं की जो
जड़ें देखी हैं, गेहूं के पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसमें क्या है, कोई मुख्य जड़ नहीं होती उसमें, छोटी छोटी जड़ों, बहुत सी छोटी छोटी जड़ें होती हैं। आपको मुख्य जड़ पता ही नहीं होगी कौन सी है। तो अपस्थानिक जड़ों के बारे में समझते हैं। वह जड़ें जिसमें मुख्य जड़ की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक जड़ें निकल आती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इनमें जो जड़ें होती हैं वो सभी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ों के अन्य प्रकार, मुख्य प्रकार तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें हैं, लेकिन और भी प्रकार होते हैं। जड़ों का रूपांतरण, या फिर हम कह सकते हैं जड़ों का रूपांतरण। तो रूपांतरण में देखते हैं खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें, यानी जो भोजन को संचित करती हैं वो जड़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, भोजन संचित करने वाली यानी इकट्ठा करने वाली जड़ें। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण, अब देखेंगे मूसला जड़ों में ही कौन कौन सी हैं जो खाद्य पदार्थ को संचित करती हैं। शंकुरूप, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग मोटा तथा नीचे का भाग क्रमशः पतला होता है। जैसे गाजर, ये क्या है, शंकुरूपी जड़ है, लेकिन मूसला जड़ है, मूसला जड़ का रूपांतरण है, ये खाद्य पदार्थों को संचित किए हुए है। कुंभी रूप, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा बीच का भाग घड़े के समान मोटा होता है तथा नीचे का भाग पतला होता है। जैसे सलजम है, चुकंदर है, ये कुंभी रूप में आती हैं। तो एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सलजम किस प्रकार की जड़ है, तो आप लिखेंगे कुंभी रूपी जड़ है। तर्क रूप, इसमें कौन सी आती है, मूली। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का तथा नीचे का भाग पतला तथा बीच में जो बीच का भाग होता है वो मोटा होता है। तो इस प्रकार आपने समझा, और नोट्स प्रॉपर बनाते चलें, क्योंकि विज्ञान का जो पेपर है वो थोड़ा सा आपका समझने पर आता है। यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, तो समझते ज़रूर रहें। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, अभी मूसला जड़ों का रूपांतरण देखा था, खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें समझते हैं दोस्तों। कंद गुच्छ या कंदिल जड़ें, ये कौन सी होती हैं, ये उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपके शकरकंद आती है, समझते हैं दोस्तों। कंद जड़ों में भोजन संचित या एकत्र होने के कारण ये फूल जाती हैं, यानी मोटी हो जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं, जैसे शकरकंद की हैं। ग्रंथिल जड़ें या ग्रंथिमय जड़ें, इन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं, जैसे आमा, हल्दी। मणिकामय जड़ें या मणिरूपाकार, दोनों एक ही बात है, दोनों नाम से पूछी जाती हैं। ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतर पर फूली रहती हैं और आकार में मणिकाओं की माला की तरह होती हैं, जैसे वाइटस, अमरलता। वलयाकार जड़ें, इन जो ये जड़ें होती हैं ये आसपास फूलकर अनेक छल्ले बनाती हैं, जैसे इपेकाक, इपिकैकुआना। पुलकितिन, जो पुलकितिन जड़ें हैं उन्हें समझते हैं। ये जड़ें तने के आधार से निकलकर फूल जाती हैं और आकार में गुच्छे के समान होती हैं, जैसे सतावर, डहेलिया। हस्ताकार जड़ें, इनसे कौन सी, हस्ताकार जड़ें, इनसे शाखाएं निकलकर हाथ के आकार ले लेती हैं, जैसे आर्किस। इनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी आप पढ़ रहे हैं नया टॉपिक है जड़ों के बारे में। जो जिनके पास जीव विज्ञान रही होगी तो उन्होंने पढ़ा होगा ये। मैथ या बीए जिनकी ग्रेजुएशन में है, सॉरी ग्रेजुएशन में जिन्होंने बीए की है या फिर बीएससी में मैथ होगा, उन्हें थोड़ा लग सकता है अलग नया टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें ये क्या है, ये जड़ें दलदल, जो दलदली जगह होती है, दलदली और लवड़ी भूमि में उगने वाली पौधों में मिलती हैं। इस भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। श्वसन क्रिया के लिए ये जड़ें भूमि के ऊपर निकल आती हैं।
जैसे राइजोफोरा। आर्द्रताग्राही कुछ पौधे वृक्ष की छाल पर उगते हैं। आपने देखे होंगे कुछ जो पौधे हैं वो पेड़ में ही दूसरा पेड़ उगाता है। जैसे आम का पेड़ है, आपने देखा होगा उसमें बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ उगाता है। तो कुछ पौधे वृक्ष की छाल पर उगते हैं। इन पौधों कुछ जड़ें हवा में लटकती हैं, यह वायु से नमी सोख लेती हैं। जैसे आर्किड, प्रकाश संश्लेषक जड़ें, ये लंबी तथा हरी होती हैं, जिससे इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे सिंगाड़ा। चूसड़ जड़ें या परजीवी जड़ें, ये जड़ें पौधों के ऊतक में प्रवेश करके भोजन का चूषण या अवशोषण करती हैं। जैसे अमरबेल है, किसी भी पेड़ पे डाल दें तो क्या है, उसका अवशोषण कर लेती हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। ग्रंथिल जड़ें, कुछ पौधों में द्वितीयक जड़ों में जगह जगह पर ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें राइजोबियम, लेक्यूमिनेस, सोरम जीवाणु भरे होते हैं, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन एकत्रित करते हैं। जैसे मूंग, चना, मटर, इनकी जो जड़ें होती हैं वो ग्रंथिल जड़ें होती हैं, जो नाइट्रोजन एकत्रित करती हैं, ये जो खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करती हैं। इसलिए मूंग, चना, मटर ये फसलें की जाती हैं। फर्डमूल, कुछ पौधों की पत्तियों में खांचेदार किनारों पर स्थित अपस्थानिक कलिकाओं से जड़ें निकलकर भूमि से चिपक जाती हैं और अनुकूल परिस्थिति में एक नया पौधा बना देती हैं। जैसे अजूबा, जिसे बायोफिल्म कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, पत्तियों से पौधा किससे बनता है, अजूबा या बायोफिल्म से। तो इस प्रकार आपने जड़ों के बारे में समझा। नेक्स्ट टॉपिक है तना। देखते हैं दोस्तों, तना की डेफिनेशन लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे। पौधे का बाह्य भाग जो बीज से प्रांकुर के रूप में निकलता है तना कहलाता है। तने में गांठ जैसी रचनाएं जो पाई जाती हैं, तो गांठ जैसी रचना को पर्ण संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्ण संधि के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार आपने तना को समझा। जो तना होता है वो बीज के प्रांकुर के रूप में निकलता है और क्या करता है, जो जड़ होती है तने के द्वारा पत्तियों तक क्या है, जल पहुंचाता है। जड़ जल को अवशोषित करेगी, लेकिन तने के माध्यम से ही तो पत्तियों तक जल जाएगा और खनिज लौट जाएंगे। तने की विशेषताएं समझते हैं। तने में पर्ण संधि तथा पर्व पाए जाती हैं। तने से ही तो शाखाएं निकलती हैं। पत्तियां, फूल, फल विकसित होते हैं। तने में पतली पतली नालियां होती हैं। इसका संबंध जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल संवहन होता है, यानी जल पहुंचता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। ये विशेषताएं हुई। अब कार्य देखते हैं। विशेषताओं में से ही वही विशेषताएं वही कार्य है। यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। यह भोजन का स्थानांतरण करता है। कुछ तने पत्तियों द्वारा बने भोजन का संग्रह करते हैं, उन्हें भूमिगत तना कहते हैं। तने की सतह पर स्थित रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। आवश्यकता पड़ने पर हरे रंग के तने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण भी करते हैं। जब पत्तियां झड़ जाती हैं पतझड़ में, तो पत्तियां तो रहती नहीं है, तो भोजन कौन बनाएगा, भोजन तना बनाता है, जो तने का हरा भाग। आवश्यकता से अधिक जल तने से बाष्पीकृत होता रहता है। आवश्यकता से जो अधिक जल होता है वो तने से बाष्पीकृत होता रहता है। तने के प्रकार देखते हैं। तने के रूपांतरण में देखते हैं भूमिगत तना। यह तना भूमि के अंदर होता है। जैसे आलू है, अदरक है, ये क्या है, ये तने हैं, ये भूमिगत तने हैं। अर्धवायवीय तना,
इस तना का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है, जैसे घास है, जलकुंभी है। वायवीय तना, यह तना वायु में यानी भूमि के ऊपर होता है, जैसे नीम है, आम है, जामुन। इनमें जो तना होता है वो जमीन के अंदर नहीं होता है, पूरी तरह जमीन के बाहर होता है। नेक्स्ट देखते हैं भूमिगत तने के प्रकार। कंद, आलू, आलू है वो कंद है। प्रकंद में कौन आएगा? प्रकंद तने में अदरक है, हल्दी है। सल्क कंद में लहसुन है, प्याज है। और घन कंद में अरबी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं पत्ती, जिसे पर्ड भी कहते हैं। पौधे का वह भाग जो तने की पर्व संधि यानी नोड से निकलता है, पत्ती कहलाती है या पत्ती कहलाता है। पत्तियों के प्रकार। पत्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो सरल पत्ती, एक संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती में पीपल और केला की पत्ती, और संयुक्त पत्ती में नीम और इमली की पत्ती। संयुक्त मतलब एक में ही आपने देखी हैं, जो नीम की होती हैं ऐसे कर करके छोटी छोटी, मतलब उसमें पत्तियां होती हैं नीम की में। तो इस प्रकार से ये संयुक्त पत्ती में आएगी। पीपल के में केवल एक ही होगी। अब देखते हैं दोस्तों पर्णाधार को समझते हैं पहले। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी यानी तने से जुड़ी होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। जैसे कोई ये तना है ऐसे करके और यहाँ से पत्ती जुड़ी है तो इसे कहेंगे पर्णाधार। पर्ण फलक, पत्ती का चपटा भाग पर्ण फलक कहलाता है। पर्णवृंत, पर्ण फलक तथा पर्णाधार के बीच डंठानुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। ये डंठानुमा भाग होता है, यही तो पर्णवृंत कहलाता है। पर्ण फलक जो चपटा भाग होता है वो फलक कहलाता है। ऐसा ऐसे आप पत्ती का भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सरल पत्ती। सरल पत्ती में एक पर्ण फलक होता है। कुछ पत्तियों में पर्ण फलक का किनारा कटा होता है, लेकिन मध्य सिरे तक कटा नहीं होता है। कटाव के आधार पर सरल पत्ती दो प्रकार की होती हैं, एक पिच्छाकार सरल पत्ती और हस्ताकार। पिच्छाकार सरल पत्ती में मूली, सरसों की पत्ती आती है और हस्ताकार सरल पत्ती में पपीता, अंगूर की पत्ती आती हैं, जो हाथ के आकार की होती हैं, जो हाथ की अंगुलियां होती हैं उसी के अनुसार। संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती में पर्ण फलक का कटाव मध्य सिरा तक होता है, जिससे पर्ण फलक छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है। प्रत्येक खंड को पर्णक कहते हैं। कटाव के आधार पर संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती हैं। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती इमली, नीम, गुलाब, बबूल, गाजर की। हस्ताकार संयुक्त पत्ती नींबू और बेर की। पत्ती के कार्य ये पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती हैं। रंध्रों के माध्यम से गैस का आदान प्रदान होता है। कुछ पत्तियां जैसे अजूबा आदि की पत्तियां कायक जनन का कार्य करती हैं। पुष्प, तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करता है। तो आपने पुष्प को समझा। पुष्प क्या है? तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाओं, जो कलिकाएं होती हैं वो रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। पुष्प को समझा। पुष्प के भाग समझते हैं। पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं। ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लें। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग। बाह्य दलपुंज क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। यह हरे रंग का होता है। कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। आपने पुष्प देखा होगा गुलाब का, उसमें जो बाहरी जब पुष्प बंद होता है छोटा, जब कली होती है तो ऊपर से हरा हरा
जो होता है वही है। और दलपुंज यह रंगीन होता है, जब पुष्प खिलाता है तो जो रंगीन होता है वही दलपुंज है। यह रंगीन होता है, इसे पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं। यह कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। अब पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का नर जनन अंग है। ये कई बार पूछा गया है। यह पुष्प का नर जनन अंग है। कौन सा? पुंकेसर। तंतु तथा परागकोश इसका भाग होते हैं। स्त्री केसर यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र इसके भाग होते हैं। तो इस प्रकार आपने बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर, स्त्री केसर देखा। बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का बाहरी भाग है। दलपुंज क्या है? यह पुष्प का रंगीन भाग है, जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं। पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन अंग है। स्त्री केसर यह पुष्प का मादा जनन अंग है। अब देखते हैं पुष्प के और कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पुष्प, एक लिंगी पुष्प और दो लिंगी पुष्प। ठीक है। अब एक लिंगी पुष्प में यह प्रश्न पूछा गया है, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, यानी एक ही जनन अंग होगा, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। जैसे पपीता, तरबूज। दुलिंगी पुष्प या उभयलिंगी बोलते हैं इसे, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे दुलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल है, सरसों है, इस प्रकार के पुष्प। तो परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं परागण। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण यानी परागकण का, जो परागकण होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार से होता है, एक तो स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण समझते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। परपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। तो इस प्रकार आपने परागण के बारे में समझा। पर परागण की जो विधियां हैं उसे समझते हैं। जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जंतु द्वारा। जल द्वारा बेलिसनेरिया का पौधा। कीटों द्वारा बेला, रात की रानी का पौधा। वायु द्वारा जो परपरागण होता है वो मक्का, गेहूँ, बाजरा में। जंतु द्वारा रेफ्लेसिया जो पौधा है उसमें होता है परपरागण। तो इस प्रकार आपने परपरागण की विधियां देखी। स्वयं परागण के क्या लाभ हैं? बीजों में पैतृक गुणों की शुद्धता बनी रहती है स्वयं परागण के द्वारा। कीटों को आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता? माध्यम की। स्वपरागण में परागकण कम नष्ट होते हैं। स्वपरागण की हानियां क्या हैं? स्वपरागण से उत्पन्न बीज हल्के, छोटे तथा संख्या में कम होते हैं तथा इन बीजों से उत्पन्न पौधे कमजोर होंगे। स्वपरागण से बीज की उन्नतशील जातियां प्राप्त नहीं की जा सकती। परपरागण के लाभ समझते हैं। परपरागण से रोग अवरोधक पौधों की जातियां तैयार की जाती हैं, यानी रोगों की जो रोग होते हैं उन पौधों में कम होते हैं, हम इस प्रकार कह सकते हैं। परपरागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ, बड़े संख्या में अधिक होते हैं। परपरागण से बीजों की उन्नतशील जातियां प्राप्त होती हैं। परपरागण से हानियां क्या हैं? परपरागण माध्यम पर निर्भर होता है। परपरागण बीजों में जाति यानी पैतृक गुणों की शुद्धता नहीं रहती है। निषेचन समझते हैं। फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मेल यानी संयोग को निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। परागण के फलस्वरूप दो नर युग्मक
अंडाशय में प्रवेश करते हैं। पहले से ही 3 मादा युग्मक अवस्थित रहते हैं। एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बना लेता है। युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। भ्रूण विकसित होकर फल बनता है। बचा हुआ एक नर युग्मक 2 मादा युग्मक से मिलकर भ्रूणकोश, जो भ्रूणकोश होता है, उसका निर्माण करता है। यह भ्रूणकोश भ्रूण को भोजन देता है। तो इस प्रकार आपने निषेचन की क्रिया समझी। अब समझते हैं फल। निषेचन के बाद पुष्प के मादा भाग का परिवर्तित रूप फल कहलाता है। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल का निर्माण किस में होता है? अंडाशय में होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल होता है। फल के भाग समझते हैं। बाह्यपर्त जिसे छिलका कहते हैं, मध्यपर्त जिसे गूदा कहते हैं, अंतःपर्त जिसे गुठली कहते हैं या बीज कहते हैं। तो इस प्रकार आप एक एक करके समझते रहें, क्योंकि विज्ञान को आप जितना रिवाइज करेंगे तभी समझ में आएगा। हम तो आपको समझा सकते हैं प्रत्येक टॉपिक को, लेकिन याद आपको ही करना है। फल के प्रकार, एक तो सरस फल होते हैं। इसमें इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? पकने के बाद जो फल रसदार तथा गूदे वाले होते हैं सरस फल कहलाते हैं, जैसे आम, संतरा। शुष्क फल, पकने के बाद जिन फलों की दीवारें शुष्क हो जाती हैं उन्हें शुष्क फल कहते हैं, जैसे सेम और मटर। नेक्स्ट देखते हैं बीज। बीज को समझते हैं। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज के ऊपरी भाग में छोटा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इस छिद्र से बीज के अंदर जल जाता है। इसी छिद्र से अंकुरण के समय मूलांकुर निकलता है। बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। बीज के प्रकार समझते हैं। एक बीजपत्री, ऐसे बीज जिसमें एक बीजपत्र होता है, अर्थात जिसे 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। 2 बीजपत्री, ऐसे बीज जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं, अर्थात जिसे 2 भागों में 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे चना, मटर, सेम, आम। ये सभी 2 बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन समझते हैं। बीजों का अपने पौधे से अलग होकर दूर दूर तक वितरण होना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा ही जाता है। बीजों के प्रकीर्णन की विधियां कौन सी हैं? वायु द्वारा प्रकीर्णन। जब वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है, यानी बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा पहुंचना वायु द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे शीशम, सूर्यमुखी, गेंदा, कपास। तो इनका जो प्रकीर्णन होता है वो वायु द्वारा होता है, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो हल्के होते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन, जो नारियल और कमल, इनमें जो प्रकीर्णन होता है वो जल द्वारा, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज पहुंच जाता है, वो जल द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है। जंतु द्वारा प्रकीर्णन गोखरू, मैरीगोल्ड का होता है। तो जंतु क्या करते हैं? जंतुओं के माध्यम से बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। मनुष्य द्वारा आम का होता है, जो मनुष्य आम खाता है और दूसरी जगह फेंक देता है, तो वही है एक स्थान से दूसरी स्थान पर बीजों का प्रकीर्णन मनुष्य द्वारा हो रहा है, तो उसे मनुष्य द्वारा प्रकीर्णन कहेंगे। स्वयं स्फुटित होकर, जैसे मटर और सेम हैं, जब पक जाते हैं तो स्वयं ही फल उनके फट जाते हैं, तो वो फली बोलते हैं, वो फट जाती हैं, तो दूर दूर तक बीज पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जनन। पादपों द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करना या उगाना जनन कहलाता है। ये 2 प्रकार से होता है। एक तो कायिक अंग द्वारा। कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, कली। कली को मुकुल कहते हैं। तो इस प्रकार भी नया पौधा बन जाता है। और पादप यानी पौधे का जनन अंग पुष्प है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि पौधे का जो जनन अंग है या पादप का जनन अंग कौन सा है? पुष्प है। पादप में जनन के प्रकार
अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होते हैं उसे समझते हैं बिना बीज के। बिना बीज के तो इसका मतलब ये है कायिक अंग द्वारा नए पौधे या नए पादप को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन की विधियां हैं आपकी कौन कौन सी? कायिक प्रवर्धन, पादप के कायिक अंगों से नया पादप उत्पन्न होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, या वर्धी प्रवर्धन। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। जैसे गुलाब, चंपा, ये तना, इनके तने को यदि हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो उनसे हमें गुलाब का और चंपा का पौधा मिल जाएगा। तो ये तना द्वारा कायिक प्रवर्धन है। अजूबा, जिसे बायोफिल्म कहते हैं, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन है। अजूबा की पत्ती यदि मिट्टी में गाड़ देंगे तो हमें पौधा मिल जाएगा। मुकुलन, ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। मुकुल या कली द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है, उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे यीस्ट। खंडन, इसमें खंडन द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है, जैसे शैवाल। बीजाणु द्वारा, इसमें बीजाणु द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है, जैसे कवक। अब देखते हैं लैंगिक जनन। बीज द्वारा नए पादप को उत्पन्न करना लैंगिक जनन कहलाता है। तो आपने समझा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है वो बीज द्वारा पौधा उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन होता है तो वह किसके द्वारा होता है? बिना बीज के, यानी कायिक अंगों द्वारा पौधे का निर्माण होना। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।